नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। बिहार विधानसभा की 5 और लोकसभा की 1 सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। नतीजों से सत्ताधारी एनडीए को बड़ा झटका लगता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है और आरजेडी को संजीवनी इस जीत से मिली है। 5 में से 2 सीटों पर आरजेडी विजयी रहा। बेलहर सीट से पार्टी उम्मीदवार लालधारी यादव और सिमरी बख्तियारपुर सीट से उम्मीदवार जफर आलम ने जीत दर्ज की है, जबकि जेडीयू को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली है। नाथनगर से पार्टी प्रत्याशी लक्ष्मीकांत मंडल विजयी रहे। वहीं एआईएमआईएम प्रत्याशी ने किशनगंज सीट पर जीत दर्ज कर बिहार में पहली बार अपना खाता खोला है। तो जेडीयू को सिर्फ 1 सीट मिली है। ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार कमरुल होदा ने जीत दर्ज की है किशनगंज में, जो कभी कांग्रेस की पार्टी हुआ करती थी। सिटिंग एमएलए यहां पर कांग्रेस के थे, लेकिन इस बार सीट नहीं बचा सके। विधानसभा की 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी करणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह विजयी रहे। तो बिहार की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में एनडीए की जीत हुई है। समस्तीपुर सीट से प्रिंस राज करीब 1 लाख से भी ज्यादा मतों से विजयी रहे हैं। तो विधानसभा के उपचुनाव जो हुए हैं वो जाहिर तौर पर एनडीए के लिए, जेडीयू के लिए निराशाजनक रहे, लेकिन आरजेडी को कहीं न कहीं इन नतीजों से संजीवनी मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि तेजस्वी के लिए खतरे की घंटी एआईएमआईएम ने बजाई है, जिसने माई समीकरण में सेंधमारी करते हुए किशनगंज सीट जीतकर पहली बार बिहार विधानसभा में एंट्री मार ली है। पहले देखिए ये रिपोर्ट, फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। उपचुनाव में एनडीए का निकला दिवाला। तेजस्वी के लिए खुशी से ज्यादा गम। एमवाई समीकरण में ओवैसी की सेंधमारी। उपचुनाव के नतीजों से साफ हो गया कि बिहार में नीतीश चाचा पर भतीजा तेजस्वी भारी पड़ गया। उपचुनाव के परिणाम जेडीयू के लिए बड़ा सेटबैक है। राष्ट्रीय जनता दल ने जेडीयू की 4 में से 2 सिटिंग सीटें छीन ली हैं, जबकि 1 सीट पर कड़ी टक्कर दी है। किसी तरह जदयू प्रत्याशी नाथनगर सीट पर लाज बचाने में सफल रहे। जाहिर है तेजस्वी के लिए उपचुनाव की ये जंग किसी बड़े सियासी अखाड़े से कम नहीं, क्योंकि जदयू से ज्यादा सीटें जीतने से तेजस्वी को सियासी संजीवनी जो मिली है। हालांकि संजीवनी से कहीं ज्यादा तेजस्वी के लिए परिणाम चौंकाने वाला भी है, क्योंकि जिस एमवाई समीकरण के दम पर राजद की सियासत सालों तक चली, उसी में सेंधमारी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने किशनगंज विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करके की है। पहली बार ओवैसी की पार्टी की एंट्री बिहार विधानसभा में हुई है और यही एंट्री तेजस्वी यादव के लिए भविष्य में चिंता की वजह बन सकती है, क्योंकि राजद के परंपरागत वोट बैंक पर एआईएमआईएम पार्टी की नजर है। मुस्लिम यादव समीकरण में सेंधमारी से राजद को नुकसान की आशंका है। सियासी समीकरण को एकजुट करने की चुनौती होगी। साथ ही पार्टी की खिसकती जमीन को बचाने की भी चुनौती होगी। वैसे तेजस्वी के लिए दूसरी बुरी खबर महागठबंधन के नेताओं का रवैया भी है, क्योंकि उपचुनाव की कुछ सीटों पर सहयोगी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी, जिसका खामियाजा राजद के साथ कांग्रेस को भी उठाना पड़ा, क्योंकि किशनगंज सीट जिस पर कांग्रेस का कब्जा था, उस पर ओवैसी की पार्टी ने कब्जा जमा लिया। तो सोचना तेजस्वी को यह है कि इस जीत के आगे भी सियासत का जहां और भी है। चुनौती अपनों को साथ लाने के साथ ही पार्टी के वोट बैंक को बचाने की भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कहीं ना कहीं आरजेडी को संजीवनी जरूर मिली है इन नतीजों के बाद, लेकिन खतरे की घंटी भी बजी है। और सबसे ज्यादा अगर किसी को झटका लगा है तो वो है जेडीयू, सत्ताधारी पार्टी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी, और कह सकते हैं एनडीए को यह झटका लगा है। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले उनसे आपका तारुफ करा दें। अख्तरुल ईमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है आपका और बधाई भी कि 1 सीट आपके खाते में गई है। पहली बार आपने बिहार की सियासत में एंट्री मार ली है। प्रेम रंजन पटेल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। दानिश रजवान हम प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, दानिश आपका भी बहुत स्वागत। अरविंद निषाद जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। अरुण पांडे वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनसे हर मुद्दे पर चर्चा करेंगे, राय लेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा अरविंद निषाद जी आपसे।
2019 का सेमीफाइनल 2020 के फाइनल के लिए तो अच्छा संकेत कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है आपकी पार्टी के लिए, एनडीए के लिए। देखिए, थोड़ा मुझे उत्तर देने के लिए समय दीजिएगा सिरांधा जी। जी मैं आपको 2009 के लोकसभा चुनाव के उपरांत भारी संख्या में एनडीए के उम्मीदवार जीते लोकसभा में, उसके बाद 18 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए। उस 18 सीटों के विधानसभा के उपचुनाव में एनडीए के 13 उम्मीदवार चुनाव हार गए। तब के राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने अहंकार भरे शब्दों में कहा कि एनडीए का सुफरा साफ हो गया और आगामी 2010 के चुनाव में नीतीश को सत्ता से हम हटाएंगे। ये अहंकार भरे शब्द थे, लेकिन 2010 के विधानसभा के चुनाव में एनडीए ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। 200 से ज्यादा हम विधानसभा में एनडीए के सदस्य के रूप में जीत करके आए। राष्ट्रीय जनता दल को महज 22 सीटों पर जनता ने सिमटा दिया और किसी प्रकार नेता प्रतिपक्ष के लायक वो नहीं थी राष्ट्रीय जनता दल। नीतीश कुमार ने बड़प्पन दिखाते हुए राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्रीमती राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष का सरकार की ओर से दर्जा दिया। तो ये अहंकार पालने की जरूरत नहीं। ये बात मानती हूँ अरविंद शाह जी। 10 सेकंड मुझे 10 सेकंड दे। यह अहंकार पालने की आवश्यकता नहीं है महागठबंधन के नेताओं को। जब जब हमारे सत्ता में आने के बाद जब जब बिहार में उपचुनाव हुए हैं, उस चुनाव में हमें करारी हार मिली है, लेकिन आम चुनाव में तो हार भारी बहुमत से जीत के आए। 2010 के चुनाव हो, 2015 के चुनाव हो, या लोकसभा के चुनाव 2009 हो, या अभी 2019 का चुनाव हो। अभी उपचुनाव की बात कर रहे हैं ना अरविंद जी, अभी उपचुनाव की बात कर रहे हैं। अभी क्यों खराब नतीजे आए? आपको क्या लगता है क्यों नकार दिया है जेडीयू को जनता ने? देखिए, हमें नकारा कहां है। मैं इस बात से मैं आपके इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हमको नाथनगर की जनता ने आशीर्वाद दिया, हमको समस्तीपुर की जनता ने आशीर्वाद दिया। देखिए, जिन जगहों पर हम पराजित हुए हैं, मुझे लगता है कि शायद मोदी मैजिक के नाम पर आप जीत गए हैं और लोकसभा में जो इतनी सीटें आई वो भी मोदी के नाम पर आपको आ गई थी। लेकिन लीडरशिप के तौर पर अगर मैं कहूं कि नीतीश कुमार के नाम पर अगर विधानसभा में आप जाएंगे वोट मांगने, तो कहीं ऐसा ना होगी इसी तरह के नतीजे देखने को मिले। बहरहाल चलिए, सवाल हम ले लेते हैं अख्तरुल ईमान साहब से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके लिए अच्छी खबर आई है। अख्तरुल ईमान साहब, 10 सेकंड और जी, मैं आपके पास आऊंगी। अरविंद निषाद जी मैं आपके पास आऊंगी। अख्तरुल ईमान साहब, बधाई हो आपको। और ये जानना चाहूंगी कि आखिर कैसे स्ट्रैटेजी बनाई कि कांग्रेस का अपने वहां से किशनगंज से सफाया कर दिया? हम बातचीत करने की उनसे कोशिश करेंगे, लेकिन दानिश रिजवान, ये साफ साफ कहा जा रहा है, अरविंद निषाद ये कह रहे हैं कि जो उपचुनाव के नतीजे होते हैं उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, उनसे आप उनका कोई एक तरह से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो क्या वाकई यही वजह है, या फिर आपका जो महागठबंधन रहा मजबूती के साथ लड़ा? हालांकि ये भी नहीं कह सकती मैं, अगर आप दोनों नाथनगर से साथ लड़े होते चुनाव तो शायद वहां की सीट निकाल सकते थे। देखिए सिरंधा जी, 2-3 चीजें बड़ी साफ है और बड़ी साफ गोई के साथ बिहार की जनता ने इस जनादेश को दिया है। जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो चरित्र है, जो वोटर्स के बीच में उनकी पकड़ है, वो काफी मजबूत है और उपचुनाव में महागठबंधन जीतता है। लेकिन जो आम चुनाव होते हैं उसमें नीतीश कुमार जी के चेहरे पर जीत होती है। अगर नीतीश कुमार जी के चेहरे पर जीत होती तो शायद अरविंद निषाद जी भूल रहे हैं कि 2014 में लोकसभा चुनाव में इनकी स्थिति क्या हुई थी और आनंद फानंद में इनको लालू प्रसाद यादव जी के शरण में जाना पड़ा था कि विधानसभा चुनाव हम सहारे से ही जीत सकते हैं। देखिए, इस चुनाव ने एक बात बड़ी साबित कर दी है कि नीतीश कुमार जी अकेले में उनकी कोई हैसियत नहीं है, अकेले दम पे वो कहीं टिकने वाले नहीं है। हमेशा सहारे की राजनीति करना अगर देश की राजनीति में किसी ने सिखाया है तो नाथनगर में अपनी बात आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। अब मुझे बोलना है तो बोल लेने दीजिए ना। अब नाथनगर के बारे में निषाद जी आपको पूरा समय मिलेगा। जी अरविंद निषाद जी से ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। दानिश रिजवान जी, अरविंद निषाद जी, अकेले नीतीश कुमार चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं। अकेले अपने दम पर अगर लड़े हैं तो कभी जनता जो है उनको जिताकर उनको सिर माथे पर नहीं बिठाएगी, सिर आंखों पर नहीं बिठाएगी।
देखिए, आज के दौर में कोई पार्टी अकेले चुनावी क्षेत्र में जाने के लिए, कमर कसने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो। वर्तमान समय में हर पार्टी अपना साझीदार पार्टी बना करके चुनाव में जाती है, और हमारा तो ट्रैक रिकॉर्ड है, पुराना है, हर पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है, पुराना है। हम पहले से ही, हम आज सत्ता में नहीं है, हम 1995 से हम गठबंधन में है, हम 1995 से गठबंधन में है। इसलिए आप 2015 का भी आप 2014 का उदाहरण दे सकते हैं, 2015 का भी आप उदाहरण आपको मानना पड़ेगा। 2015 के चुनाव में किस प्रकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी, हम जहां होते हैं सरकार वही बनती है, यह बात मानना पड़ेगा। हम जहां होते हैं वही सरकार बनती है, इसलिए सिर्फ कहने से और गाल बजाने से नहीं होगा। जीतन राम मांझी ने घर घर गया, जीतन मांझी घर घर गए थे, हम पार्टी का क्या हुआ यह बताना पड़ेगा। आपकी हैसियत क्या है? लोकसभा के चुनाव के बाद बिहार में आप जीते हैं, आपके उम्मीदवार हैं। देखते हैं दानिश रिजवान और अरविंद शाह जी, देखते हैं कि आखिर किसके दावे में कितना दम है। जो ये कहा जा रहा है कि उपचुनाव और विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव जब फाइनल चुनाव होते हैं उस पर इसका कुछ असर नहीं होता है, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो देखने वाली बात यही होगी कि क्या वाकई तेजस्वी यादव का तेज जो है धीरे धीरे और ज्यादा चमक रहा है, वो आगे भी देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो सवाल बहुत जरूरी है, जो पहले भी हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, अख्तरुल ईमान साहब हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अख्तरुल ईमान साहब, सबसे पहले तो एक बार फिर से बधाई दूंगी, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा था, कि आपने एंट्री मार ली है और धांसू एंट्री मारी है, किशनगंज की सीट निकाल ली। आखिर किस तरह की आपने स्ट्रैटेजी अपनाई कि कांग्रेस का वहां से पत्ता साफ कर दिया आपने? देखिए, हमारी कोई चतुराई नहीं थी। दरअसल एमआईएम जब से शुरू दिन से यहाँ आई है, सीमांचल के पिछड़ेपन की लड़ाई लड़ रही है। आज़ादी के इन 72 सालों में दिल्ली में और पटने में बैठे हुए लोगों ने हमारी हकमारी की है, हमारे लोगों को हक नहीं दिया। शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे हमारी आर्थिक स्थिति हो, सब बिगड़ गई है। ऐसे वक्त में हम लोगों ने इंसाफ की लड़ाई लड़ी है और सीमांचल के विकास की लड़ाई लड़ी है। इसलिए यहाँ पर से नागपुर वाली पार्टी हो या नागपुर की खालाजाद बहन कांग्रेस हो, दोनों को हम लोगों ने शिकस्त दिया है और करारा शिकस्त दिया है। और यहाँ की जनता जाग चुकी है और आप देखेंगे कि सिर्फ हमारी जीत ही नहीं हुई है, बल्कि जनता तक हमारी जो पैठ बढ़ी है। हाँ। 2015 में हम 6 विधानसभा में लड़े थे, तो उस वक्त गठबंधन की तेज आंधी थी, फिर भी हम 85,000 वोट लेकर आए। अच्छा। दूसरी पार्टियां 4 दर्जन सीटों पे भी लड़के उतनी वोट नहीं ला सकी थी। पिछले पार्लियामेंट में हम 3 लाख वोट लेकर आए, और अब की बार पार्लियामेंट के इलेक्शन के मौके से जिस किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में हम जीते हैं अभी, वहां 2015 में हमें 16,000 वोट आए थे मेरे कैंडिडेट को, और पार्लियामेंट के इलेक्शन में मैंने 41,000 वोट लाया और आज 71,000 वोट लेकर आया हूं। तो क्या ये माना जाए कि हमारी पार्टी की जीत नहीं हुई है, बल्कि मेरा जनाधार बढ़ा है। और देखिए 2020 तक 40 ही नहीं, बल्कि हम तो पूरे बिहार में इलेक्शन लड़ने का फैसला आज से 243 से पूरे बिहार में लड़ेंगे। हम गिनती तो इस वक्त नहीं बता सकते। हम अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं और संगठन के विस्तार के साथ साथ ही हम अपनी जगह तलाश कर रहे हैं और हम पूरे बिहार में लड़ेंगे। हमने तो 3 महीना पहले ही पटने में आप लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सूचना दी है, और मेरा काम भी चल रहा है, मेरा काम भी चल रहा है। बिल्कुल दानिश रिजवान, और बिहार में लड़ना इस वक्त जरूरी इसलिए भी है जी कि बिहार के सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग सिर्फ जातिवाद की राजनीति करते हैं, और गठबंधन भी ठगबंधन साबित हो गया। और इन लोगों ने तो पूरे तौर पर पिछले दिनों में आप देखेंगे कि गठबंधन ने 41% वोट लाया था। बिल्कुल दानिश रिजवान, ज्यादा बड़ा खतरा तो मुझे लग रहा है कि महागठबंधन के लिए हो जाएगा अगर एआईएमआईएम पूरे बिहार भर में चुनाव लड़ती है तो। लोकसभा के उम्मीदवार अगर नहीं, मैं नीतीश कुमार जी का मामला साफ कर देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, और नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार की जनता को धोखा देने का काम किया है।
तो सवाल ये पैदा होता है। आपने कहा अख्तरुल भाई, आपने कहा कि जो लोग ये लोग जाति की राजनीति करते हैं, अख्तरुल भाई आप कह रहे हैं कि जाति की राजनीति का तोहमत लगा रहे हैं, आप तो धर्म की राजनीति करते हैं। पार्टी का नाम आप हिंदुत्व को नहीं जोड़ सकते थे, सिर्फ मुसलमानों की पार्टी बना के रखा है आपने। आपकी और भारतीय जनता पार्टी के पार्टी का नाम क्या है? ये धर्म की राजनीति आप करते हैं, आप धर्म की राजनीति करते हैं, आप धर्म की राजनीति करते हैं। देखिए, धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। अरे सुनिए मेरी बात सुनिए। धर्म की व्याख्या करने से पहले जान लीजिए कि धर्म क्या है। हम धर्म यहाँ इस्लामी शरिया को नहीं लेकर आए हैं। हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन क्या रजिस्टर्ड हम है, और हिंदुस्तान की डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में जो हमारा हिंदुस्तान का संविधान है उसी के अनुरूप हम राजनीति कर रहे हैं। आप उसके अनुरूप कर रहे हैं, लेकिन अख्तरुल इमान साहब वंचित समाज की राजनीति करने आए हैं। संविधान की भी अगर बात करूं, अख्तरुल इमान साहब, अख्तरुल इमान साहब कैसे तोहमत अख्तरुल इमान साहब अगर संविधान की बात करूं, हम भी उसी भारतीय संविधान के तहत राजनीति कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष देश है, क्या आप एक समुदाय विशेष को लेकर राजनीति नहीं कर रहे हैं? मैं आपकी बात सुनूंगा, उनकी सुनूं, किनकी बात सुनूं? दानिश रज़ान एक सेकेंड। अख्तरुल इमान साहब, अख्तरुल इमान मैं साहब समुदाय विशेष की नहीं, बल्कि मैं आपको जी बोलें, जवाब दें जी, जवाब दें। देखिए, मैं आपको कह रहा हूं, हम धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम वंचितों की, महरूमों की और मजलूमों की राजनीति करते रहे। मुस्लिम अकलियतों का वोट सबने लिया, लेकिन इनको अभी तक बिहार में कितने मुसलमानों को छोड़कर किसी और को टिकट दिया है क्या अख्तरुल भाई? आपने मुसलमानों को छोड़कर किसी और को टिकट दिया है क्या बिहार में? आपने दे देते किसी दलित को टिकट। बिहार में आपने चुनाव लड़ा है ना, आप कह रहे हैं ना कि दूसरा चुनाव लड़े, किसी दलित को टिकट दे देते, किसी गैर कौम को टिकट दे देते, मुसलमानों को छोड़कर। दलित को नहीं। देखिए, भारतीय जनता अरे मेरी बात सुनिएगा भी तो, मेरी बात सुनिएगा भी तो। पिछले दिनों में हम लोग छह सीट पर इलेक्शन लड़े थे, और रानीगंज से हमने दलित समाज के एक प्रोफेसर को टिकट हमने दिया पटना यूनिवर्सिटी के। और आप कह रहे हैं आपको पता ही नहीं है। आप पुराने दिनों को याद रखिए। आज महाराष्ट्र में भी हमारी पार्टी लड़ी 46 सीट पर, तो 15 सीटों पर हमने दलितों को टिकट देने का चलिए अच्छी बात है। हम तो यही चाहेंगे कि मजलूम चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, उसका विकास हो सके। तमाम राजनीतिक पार्टियां तमाम तरह के दावे करती है कि हम जनता के लिए काम करेंगे, उनके उत्थान के लिए काम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे तमाम दावे धरे रह जाते हैं। क्या उपचुनाव में हुई हार कप्तान की करारी हार है? प्रेम रंजन पटेल जी, अगला सवाल आपसे होगा मेरा कि आखिर कहीं अति आत्मविश्वास तो एनडीए को नहीं ले डूबा? कहीं आप इस बात में तो नहीं रह गए कि जिस तरह से लहर चली हुई थी लोकसभा चुनाव के दौरान, उसी लहर में हम सभी सीटें समेट लेंगे? नहीं, कभी हम लोग आत्मविश्वास में नहीं रहे हैं। और आपने देखा है कि जब से हम राजनीति शुरुआत हमने हमारी पार्टी ने किया है, चाहे 1952 से लेकर के आज तक, हम आत्मविश्वास में कभी नहीं रहे। हम तो जो है से हर चीज को देखा है, हमने संघर्ष किया है, हमने हर मुद्दे को, अपने मुद्दे को जो है से बराबर जो है से मजबूती के साथ रखने का काम किया। हम कभी मुद्दे से हटने का काम हमने नहीं किया है। दूसरी बात कि बिहार की आप जो उपचुनाव की आप बात कर रहे हैं, ये उपचुनाव का अभी अरविंद जी ने आपको बताया कि ये उपचुनाव का परिणाम और आम चुनाव का परिणाम में कोई जो है से दोनों में तालमेल नहीं होता है कहीं भी। पहले भी कई सारे उपचुनाव हुए हैं, हम हारे हैं और आम चुनाव में हम जीतने का काम किए हैं। उपचुनाव होता है, इससे कोई सरकार बनना और बिगड़ना नहीं होता है। वहां स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं, उम्मीदवार की छवि, उम्मीदवार, ये सारे जो है से मत लड़ा दीजिए। फिर लेकिन आप ये मानते हैं कि आपका उम्मीदवार सही नहीं था? काय के लिए चुनाव लड़ते हैं? एक मिनट सुन लिया जाए। आपको पता है आम चुनाव तो काय के लिए लड़ते हैं? जो आम चुनाव होता है वो सरकार की छवि होती है,
विकास मुद्दा होता है, स्थानीय मुद्दे उसमें काउंट नहीं होते हैं प्रेम रंजन पटेल जी। नेतृत्व मुद्दा होता है और समीकरण होता है। और जब हम चुनाव में जाएंगे तो सारे चीज हमारे पक्ष में होंगे। इसलिए पहले भी अरविंद जी ने कहा कि 2009 में हम इसी प्रकार से चुनाव में हारे थे और 10 में और चुनाव हुआ था, उसमें हम जीतने का करोगे थे। तुरंत बाद अगले साल आम चुनाव होगा, आम चुनाव में हम 200 से अधिक पर जीतेंगे। हमारे पास नेतृत्व भी है, हमारे पास यूनाइटेड भी है और हमारे विकास के हुए कार्य भी है हमारे पास। जो भी इतिहास रहा चुनाव का, अरुण पांडे जी आपके पास आऊंगी, अरुण पांडे जी आपके पास आऊंगी जी हम आपके पास आएंगे। अरुण पांडे जी के पास काफी देर से आप लोगों की बातें वो सुन रहे हैं। अरुण पांडे जी आपके पास आऊंगी, आप क्या मानते हैं, क्या वाकई यही वजह है? आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर हम इतिहास देखें तो जिस तरीके के नतीजे आए हैं, चाहे बात 2009 की हम करें या फिर उसके बाद भी 2014 में उपचुनाव हुए, तो पलट क्यों जाते हैं नतीजे? हर जगह ऐसे ही होता है कि जो कैंडिडेट जीता है उस पार्टी का कैंडिडेट नहीं जीता ज्यादातर जगहों पर। आखिर इसकी क्या वजह आप मानते हैं, या फिर आप ये मानते हैं कि इस बार जो नतीजे 2 सीटें आरजेडी ने निकाली है और नाथनगर भी शायद जीत जाती अगर हम और आरजेडी दोनों इकट्ठे लड़ते, तो क्या लगता है, क्या तेजस्वी ये मैसेज देने में कहीं ना कहीं सफल हुए हैं कि नीतीश कुमार ने आरजेडी से अलग होकर गलती की, जनादेश का अपमान किया है, या फिर उपचुनाव के नतीजे ऐसे ही आते हैं? अगर ऐसे ही आते हैं तो क्यों? नहीं, देखिए, एक बात जो आपने कही थी, हैरानी होती है भाजपा और जदयू के लोग जो ये बता रहे हैं कि उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो फिर उसका आम चुनाव पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कोई उपचुनाव कोई पार्टी लड़ती है, खासकर जो सरकार होती है, उसके लिए वो टेस्ट केस होता है। तो ये चुनाव में यदि हार हुई है तो आत्ममंथन करना चाहिए। और सही आपने कहा कि आत्मविश्वास से भरा चुनाव था। नीतीश जी जब 2009 के चुनाव की जो बात अभी बता रहे थे लोग, जिसमें कि 18 सीटों के लिए उपचुनाव हुए थे और उसमें 2/3 सीटों पर विपक्षी दल जीता था, वो क्या था? उस चुनाव में था कि जो एमपी जीते थे उनके सगे संबंधियों को टिकट नहीं दे करके कार्यकर्ताओं को नीतीश जी ने टिकट दिया था। उसका फल ये हुआ कि सारे एमपी जो जीते थे उन लोगों ने हाथ खींच लिए, कोई मदद नहीं की और उस हालत में चुनाव हारनी पड़ी थी। इस बार नीतीश जी ने जो कुछ किया ठीक उलट किया। वो सारे अभी आपने देखा होगा कि एक एमपी की मां लड़ी चुनाव, एक के पति लड़े, एक के भाई लड़े, और इस चुनाव में जो एमपी के सगे संबंधी थे उन सबको हार की मुंह देखनी पड़ी। तो नीतीश जी ने जो कुछ जिस तरह की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। बीजेपी के एमएलसी कह रहे हैं, टुन्ना जी कह रहे हैं कि भाई नीतीश को इस्तीफा दे देना चाहिए इन नतीजों के बाद। देखिए, ये तो उनकी अपनी अलग प्रतिक्रिया है। हम लोग तो इसको उनको इस्तीफा देना चाहिए नहीं देना चाहिए वो बात तो हमें खासकर नहीं करनी चाहिए। लेकिन उनके लिए एक बड़ा झटका है नीतीश जी के लिए, इसलिए कि 4 जो सीटें थी तो वो जदयू की सीट थी और बहुत जदोजहद से ये यदि जिस ढंग से परिणाम आए हैं अभी नाथनगर के, उसमें यदि जदयू और हम की पार्टी और राजद यदि वो संयुक्त जो वोट आए हैं, यदि एक साथ जो आप वोट यदि देखेंगे तो 2100 वोट के अंतर से जीत हुई है। वहाँ बड़ी जदोजहद से जदयू की जीत हुई है जी। और खासकर जो इस चुनाव में जो अभी 4 सीटों के लिए राजद भी लड़ा था और 4 सीटों के लिए जदयू भी लड़ा था। 28% वोट आया है राजद को, लगभग 25% वोट आया है जदयू को, 9% वोट आया है ओवैसी की पार्टी को। तो जो आपने शुरू में बात कही थी कि जो एमवाई खासकर जो धर्मनिरपेक्ष या मुस्लिम वोट को केंद्र में रखकर जो राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, उनके लिए तो एक खतरे की घंटी बजा दी है निश्चित रूप से ओवैसी का जो स्ट्रांग प्रेजेंस हुआ है। बिल्कुल। तो ये तो आने वाले चुनाव में कहीं जो एमवाई समीकरण खास करके जो राजद का था, और नीतीश जी को भी इस बात के लिए कहीं एक बहम थी या गुमान हुआ करता था कि मुस्लिम वोट पर उनके प्रभाव है। इस गुमान में रह गए कि हम तो भाई जीतने ही वाले हैं, और ये गुमान कहीं ना कहीं तोड़ना पड़ेगा अगर आने वाले चुनाव, विधानसभा के चुनाव में बेहतर परफॉर्म करना है। प्रेम रंजन पटेल जी, टुन्ना जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। और एक बात और इसमें करनी होगी कि ये चुनाव खासकर राजद के लिए जिस तरह से लोकसभा चुनाव में परिणाम आए थे, राजद के लिए एक संजीवनी का काम किया है। ये अब है कि महागठबंधन किस ढंग से कमिंग इलेक्शन को एकजुट होकर लड़ता है। यदि एकजुट होकर नहीं, आज तो बिक्रिंग कहीं है तो महागठबंधन में है, और हम और वीआईपी पार्टी जिस ढंग से अलग अपने बूथे लड़ी और खास करके
मांझी जी और सनी का दानिश रिजवान जी से। पहले प्रेम रंजन पटेल जी, टुन्ना जी कह रहे हैं कि नीतीश जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी कुछ वक्त पहले ही हमने दिखाया था अमित शाह जब न्यूज 18 के साथ, नेटवर्क 18 के साथ बात कर रहे थे, उन्होंने साफ किया कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो क्या हम मानकर चलें कि एक बार फिर से चेहरे की लड़ाई यहाँ तेज होने वाली है? नहीं, देखिए टुन्ना जी जो भी बात उन्होंने की है वो पार्टी के लाइन से बाहर जाकर कार्रवाई कीजिएगा, पार्टी की कार्रवाई कीजिएगा। आप तो चुप रहिए ना जरा, कार्रवाई मुझे बोलने दीजिए। आप चुप रहिए, आप कार्रवाई कीजिए ना। तेजस्वी यादव ने आपका उम्मीदवार बनाया और आपने उम्मीदवार बनाया, आप तेजस्वी यादव टुन्ना जी पांडे पे कार्रवाई कीजिएगा। मैं जो अपनी बात कर रहा हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने पहले ही घोषणा कर दिया है कि अगला जो आम चुनाव होगा नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार हमारे बिहार के सरकार के नेतृत्व करता है। हमारा परफॉर्मेंस कोई खराब नहीं है। आप अगर सारे सीटों का समीक्षा करेंगे, हम हार गए, कुछ सीटों पर हार गए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब है। आप बात करेंगे दरौंधा की, दरौंधा का हमारे पार्टी का कार्यकर्ता था, विद्रोह कर करके लड़ गया। सुशील जदयू और भाजपा के विरोध जीता है, कहीं थे भाजपा का कैंडिडेट जीता, हमारी पार्टी का सुशील जीतने का जेडीयू को 2 सीटें हरा दिया। अगर आप देखेंगे अगर पैदा नहीं होती, हम अगर अगर चुनाव लड़ा होता तो हमारे एनडीए का उम्मीदवार का हमारी पार्टी का नुकसान नाथनगर में हमारे तो आप इस पर शायद विचार नहीं करेंगे। और जरूरत आपको विचार करने की है, जरूरत आपको विचार करने की है प्रेम रंजन पटेल जी, ताकि आगे जो भी स्ट्रैटेजी आप बनाए 2020 के लिए उसमें आप कामयाब हो पाए, सफल हो पाए। दानिश रिजवान, मेरा सवाल अब आपसे है कि अभी आपने एग्जाम्पल देख लिया, आपके सामने ये ट्रेलर था, आपके सामने भी ये ट्रेलर। प्रेम रंजन पटेल जी, दानिश रिजवान, आपसे मेरा सवाल है, ये भी आपके लिए भी एक ट्रेलर था, खतरे की घंटी आपके लिए भी है। नाथनगर में आपने साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा, लड़े होते तो शायद आप ये सीट निकाल सकते थे। और क्या महागठबंधन इसी तरह से छिन्न भिन्न रहेगा 2020 में भी? और अगर यही स्थिति रही तो आपकी हालत में भी कुछ ज्यादा सुधार होने की उम्मीद नजर नहीं आती है? जी देखिए, इस चीज को मैं स्वीकार करता हूं, इस चीज को मैं पूरी तरह से देखिए, महागठबंधन में जीतन राम मांझी सबसे वरिष्ठ व्यक्ति है, इस चीज को मैं मुख्यमंत्री है, लेकिन उनका कहीं कोई सम्मान नहीं होता है। एक सीट वो मांग रहे थे, एक सीट महागठबंधन में नहीं दिया और उसके बाद उनको जो है जबरदस्ती लड़ना पड़ा, अपना उम्मीदवार खड़ा करना पड़ा कि जीतन राम मांझी का महागठबंधन में कोई सम्मान नहीं हो रहा है और ये लोग जबरदस्ती महागठबंधन की बात कर रहे हैं। अगर महागठबंधन में है तो क्यों बात भी सुन ली जाए? दानिश रिजवान अपनी बात पूरी करें। आपका सम्मान अगर करते महागठबंधन के लोग तो समझते हैं इनका कहीं कोई सम्मान नहीं हो रहा है, तो कोई इज्जत नहीं मिल रहा है महागठबंधन में। ये जबरदस्ती महागठबंधन का आनंद मानते हैं, लेकिन इनका कोई इज्जत नहीं होता है। और ये लोग क्या बात कर रहे हैं, कैंडिडेट ये क्या बात बना रहा है? कोई लड़कर देख लिया, 1000 वोट आया है, विधायक प्रेम रंजन पटेल जी, मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा, प्लीज 2 मिनट का वक्त दे दें। दानिश रिजवान, आप अपनी बात पूरी करें। आप भले ही कुछ भी कहें कि हम एक सीट मांग रहे थे, आप एक सीट मांग रहे थे, और इस बात की क्या गारंटी है कि 2020 का जब विधानसभा चुनाव होगा उस वक्त सीटों को लेकर अच्छी तरह से तालमेल बिठा लिया जाएगा और बातचीत हो जाएगी? अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप खुद ही सोचिए क्या होगा, क्योंकि आपने खुद देखा कि लोकसभा चुनाव में आपका हश्र क्या हुआ और वो क्यों हुआ। हमने देखा कि सारण में जाकर तेज प्रताप यादव अलग से प्रचार कर रहे हैं, सुपौल में जाकर वो अलग ही अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं, कई जगहों पर, हाजीपुर में भी इस तरह की तस्वीर देखने को मिली। अगर यही हालत रहेगी, पार्टी के भीतर ही कैंडिडेट्स उतारे जाएंगे या फिर आप ही अपने गठबंधन में अलग अलग दल अपने कैंडिडेट्स अलग अलग जगह पर उतारेंगे, तो कहां आप एकजुट होकर मुकाबला कर पाएंगे एनडीए का? भले ही उपचुनाव में खराब प्रदर्शन रहा हो, लेकिन शायद विधानसभा चुनाव में आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे। देखिए सिरांधा जी, कुछ ना कुछ तो कमियां जरूर रही। महागठबंधन में अगर जवाब होता तो इनको प्रेम भाई जवाब दे दीजिएगा, सीटें नहीं मिलती। आप बोलिए, मेरे पार्टी के प्रवक्ता आज प्रेम जी हमारे प्रवक्ता है,
आज प्रेम जी कहीं कोई प्रेम भाई हमारे दल के प्रवक्ता की हैसियत से बोल रहे हैं, आज एकदम बोलिए प्रेम भाई, हम आपको बोल सम्मानीय नेता थे, दुख तब होता है, वरिष्ठ आदमी है, पुराने हैं, दिग्गज है, जब उसके बाद जब सीट इनको नहीं मिला तो यही इनका सम्मान है, यही इनका इज्जत है। कोई वोट बैंक नहीं है, इनका कोई आधार नहीं है। बारी बारी से बोले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अख्तरुल ईमान साहब, 2020 बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अब आपसे जानना चाहूंगी, क्या हम ये मानकर चलें, जो दावा आप कर रहे हैं कि हम मजलूमों की सेवा करने के लिए हमारी पार्टी है, और क्या हम ये उम्मीद करके चलें कि हर वर्ग से, हर समुदाय से आपकी पार्टी का प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा बिहार में? बिल्कुल निश्चित तौर पर सीमांचल एक कश्ती की तरह है, जहां पर दलित, वंचित, महरूम सभी लोग मिलकर रह रहे हैं, और ये कश्ती डामाडोल है। हम सबको लेकर साथ चल रहे हैं। और आपको मामला होगा कि 2015 के इलेक्शन में अमित पासवान जी हमारे यहाँ पर उम्मीदवार खड़े थे, और आने वाले दिनों में भी हमारे दर्जनों मकामात पर दलित वंचित समाज के लोग हमारे खड़े होंगे। जिन लोगों ने शोषण किया है, जिन लोगों ने दोहन किया है अकलियतों का, दलितों का, पिछड़ों का, अत्यंत पिछड़ों का, उनसे हिसाब लेना जरूरी है। और इसलिए हम तमाम तर समाज के हिसाब लेना जरूरी है, लेकिन सिर्फ सीमांचल ही क्यों, दूसरी जगहों पर भी, दूसरी जगहों की भी बात होनी चाहिए। दरअसल जनादेश 2019 आया, महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजों के साथ बिहार उपचुनाव के नतीजे आए, और नतीजे एनडीए के लिए कुछ संतोषजनक नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि समस्तीपुर की सीट तो जरूर एलजेपी ने निकाली, लेकिन नाथनगर की सीट जैसे तैसे करके जेडीयू ने निकाली, और उसके अलावा बाकी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। प्रेम रंजन पटेल से अगला सवाल मेरा रहेगा। मेरे सभी मेहमान हालांकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, आपसे जानना चाहूंगी, आपने दरअसल कंपैरिजन किया कि जो लोकसभा के मुद्दे होते हैं या फिर विधानसभा चुनाव के मुद्दे होते हैं, आम चुनाव के मुद्दे होते हैं, और जो उपचुनाव के मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं। तो क्या आपके लिए जनता के लोकल मुद्दे मायने नहीं रखते हैं, और 2020 में क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव के? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये जो उपचुनाव होते हैं इससे सरकार बनना बिगड़ना नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आम चुनाव होते हैं तो आम चुनाव में लोगों को सरकार की चिंता होती है कि सरकार कौन सी बने, कैसी सरकार बने, बेहतर चलाने वाली सरकार बने, विकास करने वाली सरकार बने, जो हमारे हितों का ध्यान रख सके, हमारे लिए काम कर सके, वैसी सरकार बने। और उसमें हमारी जो एनडीए की सरकार है 14 वर्षों की, ये सबसे बेहतर सरकार हमने परफॉर्मेंस कर करके दिया है। और केंद्र में भी 5.5 वर्षों की सरकार है, 10 सेकंड दीजिएगा, ये भी जो ऐसे बेहतर परफॉर्मेंस करने वाली सरकार है। तो दोनों सरकारों का आधार आम चुनाव में होगा, साथ साथ नेतृत्व का भी होगा कि हमारा केंद्र में नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, बिहार में 10 सेकंड मुझे दीजिएगा है, दूसरा समीकरण होगा, समीकरण भी जैसे हमारा बेहतर तरीके से साथ होगा, जब जदयू और भाजपा एलजेपी साथ होकर समीकरण होगा, साथ साथ विकास मुद्दा होगा। विकास में हमने हम बहुत बड़ी बहुमत हासिल करेंगे और पूरी मजबूती के साथ। प्लीज दानिश रिजवान जी, चीजें क्या है कि ये कह रहे हैं कि जनादेश मिला था, जनता का आदेश को मानते हैं। जनादेश तो मिला था विपक्ष में रहने का, कहां से इनमारी करके सत्ता में घुस गए? अरे जनता ने मान लिया था कि ये निकम्मे लोग हैं, इनको वोट नहीं देना। हम भी शामिल थे, हम भी शामिल थे इसमें। जनादेश तो अपोजिशन में आपको क्या जनादेश मिला? जनादेश का पालन नहीं करते हैं, ये कुर्सी पकड़ लेता है, समझ में नहीं आता, पालन करते हैं। आपको मानना पड़ेगा कि अगर, चलिए आपको महागठबंधन में अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी, 2015 में भी आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ा हो। अरविंद शाह जी, चलिए देखेंगे कि 2020 के जो चुनाव होते हैं, क्या तेजस्वी और महागठबंधन जनता के बीच ये मैसेज दे पाते हैं कि जनादेश का अपमान नीतीश कुमार ने किया? लेकिन सवाल जरूर है अरविंद शाह जी, ये सवाल तो जरूर है कि मोदी के चेहरे पर जेडीयू ने भी बिहार में लोकसभा चुनाव में इतनी सारी सीटें जीत ली, अकेले तो संभव नहीं था, नीतीश कुमार के नाम पर शायद आप इतनी सीटें नहीं जीत पाते। देखिए, ये आपका विश्लेषण हो सकता है, हम लोगों का ऐसा विश्लेषण नहीं है।
2014 के प्रचंड लहर में जो सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, ज्यादातर वैसी ही सीटें हमको गठबंधन में प्राप्त हुआ 17 में। हम वे सभी सीटें भारी बहुमत से जीत करके आए। 2.5 लाख, 3 लाख, 4.5 लाख, मधेपुरा से हमने 4.5 लाख से जीत दर्ज की, सुपौल से 2.5 लाख, 4.5 लाख की हमने जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी हार गई। हमारा सामूहिक गठबंधन। अख्तरुल ईमान साहब, आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि क्या आप सिर्फ सीमांचल की सियासत करेंगे या फिर प्रदेश भर की सियासत करेंगे, प्रदेश की जनता के मुद्दों को उठाएंगे, आवाज उठाएंगे जनता के लिए? मेरी बात शायद गौर से नहीं सुनी गई कि सीमांचल में हमने काम जरूर शुरू किया था, लेकिन हम सीमांचल से निकल पूरे बिहार में फैल रहे हैं। वहां चंपारण से लेकर के भागलपुर तक तमाम 12-13 जिलों में हमारा संगठन खड़ा हो गया है। शेष जिलों में हमारा संगठन तैयार हो रहा है और हम हर जगह अपने कैंडिडेट को तलाश कर रहे हैं और अपने संगठन के आधार पर पूरे बिहार में इलेक्शन लड़ने का हमने फैसला किया है। हम सिर्फ सीमांचल में नहीं, जाहिर है। चलिए, अब बिहार की जनता को एक नया विकल्प मिलने जा रहा है आपकी पार्टी के तौर पर। अरुण पांडे जी, आपसे एक निष्कर्ष के तौर पर, एक रिएक्शन के तौर पर मैं लेना चाहूंगी, क्या अभी इस वक्त की सिचुएशन को देखकर, आज आए नतीजों को देखकर क्या लगता है, क्या तस्वीर आने वाले वक्त में बनती हुई नजर आ रही है? श्रीरामदा जी 10 सेकंड मुझे दें जवाब देने के लिए, प्लीज। उसमें महागठबंधन का ये मौजूदा स्वरूप रहेगा कि नहीं, पहला सवाल यही है। इसलिए कि महागठबंधन में जितनी पार्टियां हैं, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के बाद मांझी जी ने अपनी पार्टी की बैठक करके कह दिया कि मैं अकेले सभी सीट के लिए तैयारी करूंगा। उधर उपेंद्र कुशवाहा ने अलग बात कर दी थी कि चुनाव की तैयारी क्या हो, अभियान शुरू कर दिया। अच्छा। और सहनी जी ने अभी पता नहीं खोला था कि वो किसके साथ रहेंगे। वो अभी तो है ही महागठबंधन में, लेकिन वो अलग होंगे कि साथ रहेंगे, अभी सहनी ने पता नहीं खोला था। लेकिन इस चुनाव में तो दोनों की राह अलग हो गई है। इसलिए पहला सवाल ये है कि आने वाले चुनाव में एनडीए को क्या ये अभी जो महागठबंधन का स्वरूप है, इसे चुनौती मिलेगी कि महागठबंधन में ही पहले कई गांठ तो पड़ चुके हैं, ये महागठबंधन का ये स्वरूप रहेगा कि नहीं रहेगा। मांझी जी ने तो अभी एक पत्ता फिर खोल दिया है, कुछ शर्तें रख दी हैं कि मैं एनडीए के साथ जाने के लिए तैयार हूं, बशर्ते ये बातें। तो सबसे बड़ी बात यही है कि महागठबंधन एकजुट नहीं है। महागठबंधन अभी भी जिस तरह से बिखरा हुआ है, अगर यही स्थिति आगे भी रहती है तो कहीं ना कहीं एनडीए को माइलेज इसका निश्चित रूप से मिलेगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि क्या उपचुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं उसके बाद क्या नीतीश कुमार से जनता नाराज है? क्या अपने मुद्दों को वो पूरा होता हुआ जमीन पर नहीं देख पा रही है, या फिर आगे कुछ और नतीजे मिलेंगे? जैसा कि इतिहास रहा है, उपचुनाव के नतीजे कुछ और होते हैं, जब विधानसभा या लोकसभा के चुनाव होते हैं उसके नतीजे कुछ और होते हैं। प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।